Hello students and welcome to this last lap of your final exam, which is going to happen 3 days after this on 2nd of April for offline exam takers and on 8th and 9th for the online exam takers. मैं आज जो है आपको फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए इन अगले जो 50 आवर्स जो ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं और एक वीक जो ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं उनको क्या हम लास्ट मिनट में गाइड कर सकते हैं, क्या हम आपको समझा सकते हैं, उसको लेके ये 10-15 मिनट हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहली चीज जो एक जनरल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस समय पर जब हमारे पास 2-3 दिन बचते हैं एग्जाम को या हार्डली एक वीक बचता है एग्जाम को, तो एक कॉमन मेंटालिटी दिमाग में होती है कि जो हमें आता है वो नहीं पूछा जाएगा और जो हमने नहीं पढ़ा है या जिसको हम भूल गए हैं वो शायद एग्जाम में ज्यादा पूछा जाएगा। तो इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जो आपको नहीं आता है वही पूछा जाएगा और जो आपको आता है वो नहीं पूछा जाएगा या उसमें से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हम लोगों ने पिछले सालों की पेपर के एनालिसिस में देखा था कि पेपर उतना टफ होता नहीं है जितना टफ जो है वो एक तरीके से दिखता है ना, कि हम हमेशा 2-4 टफ क्वेश्चंस के पेपर के अंदर बात करते रहते हैं। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को लास्ट आवर्स की, लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी को रखना है दिमाग में, जिससे कि हम अपने पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर सके। देखिए, ये पेपर जो है जेईई मेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जेईई मेंस को दिमाग में रखते हुए ही पूरी बातें करेंगे। जेईई एडवांस वाली कोई बात आज की डेट में नहीं करेंगे, वो इसके बाद पूरा डिस्कशन इस पे किया जाएगा कि एडवांस में क्या है। देखिए, अगर हम लोगों ने एनालिसिस को देखते हैं, लास्ट के 15 साल के 10 साल के पेपर के एनालिसिस को देखते हैं कि जेईई मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या किन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो मोर और लेस जो है ट्रेंड ऑलमोस्ट फिक्स सा दिखाई देता है। और काफी सारे ऐसे चैप्टर्स जिनको आपको लगता है कि आने चाहिए, उसमें से शायद क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो सबसे जो मैं फर्स्ट आपसे ये कहूंगा कि आप सभी लोग अभी बोर्ड का एग्जाम दे के आ रहे हैं, तो बोर्ड का एग्जाम दे के आने से 12th क्लास के टॉपिक्स काफी हद तक आपके जो होते हैं वो फ्रेश होते हैं, या एटलीस्ट आपको फॉर्मूला वगैरह जो है, बेसिक थ्योरी जो है वो उसकी आपके दिमाग में रहती है। तो उसको तो हम लोग रिवाइज करेंगे ही करेंगे। उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट अभी ये है कि जो 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपका जो जिससे कनेक्शन ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से टूटा हुआ रहा, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे, तो उसी ऑर्डर में हम लोग चलते हैं कि पहले 11th के किन टॉपिक्स पे फोकस करना है और फिर 12th के किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, जिससे कि हम अपने जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज कर सके। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम लोग क्लास 11th के टॉपिक्स की बात करते हैं, तो मैं कहूंगा कि जो यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटेड है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें आप ये इसको जब आप जरूर इसको एक क्वेश्चन पिछले साल के मॉक टेस्ट कर लीजिए या पेपर कर लीजिए, और इसमें से भी जो एरर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है आने की। जो प्रोपगेशन ऑफ एरर होता है उस पर प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन आप इस पे सॉल्व कर सकते हैं, जो प्रोपगेशन ऑफ एरर को आपका रिवाइज करा देगा। इसके बाद जो मैं पहले जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात कर लेता हूं कि डैम्ड ऑक्सीलेशंस का चैप्टर है जो ऑक्सीलेशंस में होता है। इसमें आप लोग नॉर्मल एसएचएम तो हम लोग करते ही हैं, डैम्ड ऑक्सीलेशंस का एक जो एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू a नॉट इंटू ए टू द पावर माइनस के एक्स वाला, उस पर उस फॉर्मूले को ही, जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है उसको ही आप बस एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा तो उसमें से ही 3 में से 2 डेटा आपको दे दिए होंगे और कोई एक डेटा आपसे पूछा जाएगा। उससे बियॉन्ड बहुत टफ क्वेश्चन डैम्ड ऑक्सीलेशंस में से पूछा जाना पॉसिबल नहीं है। तो डैम्ड ऑक्सीलेशंस में ये देन जब हम लोग बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की जो जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है कि हीट एंड थर्मो में जो है जो हम लोग एडवांस में नहीं करते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिकली कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ में जो 2 स्टेटमेंट हैं, कैल्विन स्टेटमेंट और क्लॉजियस एंड प्लैंक स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लीजिए। और जो कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल को देख के उसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी जो है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1,
इस पर एक आध क्वेश्चन कर लीजिए, या और जो रेफ्रिजरेटर है इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पर जो सेम फॉर्मूला पर बेस होगा, उसका ऊपर भी एक आध क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर जेईई मेंस स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी जगह से आके फंस सकता है, इससे अलावा सेकंड लॉ के क्वेश्चन नहीं आता है। अलग से अगर कुछ और देखना है तो एक बार आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी रहे होंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसलिए मैं इसको कहता नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी ये हम लोग केमिस्ट्री में काफी डिटेलिंग इसके ऊपर कर लेते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलो-जैक्स लॉ एंड सो ऑन सो फोर्थ। फाइन, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। इसके अलावा 11th में से अगर आपको जो रिवीजन का ऑर्डर होना चाहिए, वो रिवीजन का ऑर्डर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाद वेव्स एंड साउंड, इसी में आप चाहें तो एसएचएम भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीलेशन और वेव्स एक साथ होते हैं। फिर लिक्विड्स, देन मैकेनिक्स। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि मतलब कहते रहते हैं पूरे तैयारी के दौरान 2 साल में कि रोटेशनल मैकेनिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस तरीके की चीजें, तो इसका कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं पूछा गया है अभी तक। लास्ट के अगर हम इतने सालों का रिकॉर्ड को देखते हैं तो उस पर फोकस आप अपना थोड़ा कम रखिए, उसमें नॉर्मल क्वेश्चन ही आएगा, और ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि आप लोग आराम से कर लेंगे। उसमें अपना आप जो है संयम को कंट्रोल में रखिए, कीप योर सेंसेस इन कंट्रोल। सो मोस्टली क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड फ्रॉम रोटेशन एंड जेईई मेंस आर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड रादर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नॉर्मली इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। सिमिलरली कोलिजन में भी नॉर्मल जो कोलिजन आपने पढ़ा है, जिसमें आप इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज करके जो क्वेश्चंस करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और बहुत कोई सिंपल क्वेश्चन आएगा तो डायनेमिक्स का आ सकता है जिसमें 2 ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगा देंगे, या कोई काइनेमेटिक्स का आ सकता है जिसमें सिंपल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके कुछ डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो सकती है, या एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो सकती है। इसके बियॉन्ड यहां पर स्कोप एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि 3 टॉपिक्स आप जो है, ये तो अगर आप देखेंगे इसमें से आपको हार्डली इस पूरे को मिला के 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, 2-2.5 घंटे से ज्यादा इसको रिवाइज करने में और इससे रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम लोगों ने अपने जेईई मेंस के जो आपको टेस्ट दिए हैं उसमें भी इनके क्वेश्चंस डाले हैं, और अदरवाइज भी आपने पुराने जेईई मेंस के क्वेश्चंस किए होंगे, तो उससे भी आपको 100% आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल की और कितने क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा रहे हैं। सिमिलरली जब आप रिविजन करने जा रहे हैं तो इन चैप्टर्स का रिविजन इसी ऑर्डर में करिए, क्योंकि इतनी ही वेटेज के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। अब बात ये आती है कि एक दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, हम इसको कैसे रिवाइज करें। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप थ्योरी पढ़नी शुरू कर दें, क्योंकि वो एंडलेस प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आप मॉड्यूल खोल के देखेंगे तो मॉड्यूल के एंड में थिंग्स टू रिमेंबर करके दिया हुआ होता है, तो आप हर चैप्टर का वो थिंग्स टू रिमेंबर एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने में हार्डली आपको पर सब्जेक्ट 1-1.5 घंटा लगना है, तो आप ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले से गो थ्रू कर लेंगे, है ना। अदरवाइज तो अगर आप थ्योरी पढ़ना शुरू कर दोगे तो अनदर 3-4 महीने लग जाएंगे वो रिवीजन होने में, तो वो तो हमेशा एक एंडलेस प्रोसेस है। तो आप इसको थिंक्स टू रिमेंबर को पढ़ते चले जाइए, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, बेसिकली मॉक टेस्ट या टेस्ट जो वीएमसी के ही जेईई मेंस फोकस टेस्ट हुए हैं, उनको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्लास 12th में। सबसे ज्यादा जो फिजिक्स में गेम चेंजर है वो क्लास 12th की ही फिजिक्स है, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉपिक्स जो हैं, जो जेईई मेंस फोकस टॉपिक्स हैं, वो क्लास 12th के ही टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। तो मैं उसी ऑर्डर में बताऊंगा जिस ऑर्डर में वेटेज बेसिकली आ रही है जेईई मेंस के अंदर। तो सबसे पहला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जब मैं नाम लेता हूं तो मॉडर्न फिजिक्स का मेरे से मतलब होता है कहने का कि एक तो वो मॉडर्न फिजिक्स जो आपने अपनी क्लास पूरी जो चीज आपने अपनी क्लास 12 में पढ़ी है, उसमें मतलब जैसे एटम है, जैसे न्यूक्लियस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और जैसे एक्सरेज है, ये तो हम लोगों ने जनरल पढ़ा है। इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 या 2 या 3 क्वेश्चन है ना।
जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेके आएगा वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसमें से क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइस, अब सेमीकंडक्टर डिवाइस तो बहुत बड़ा चैप्टर है। अब इसमें से जनरली तो अभी आपने बोर्ड दिया है तो आपका ये चैप्टर फ्रेश ही होगा, बिल्कुल आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इसके याद होंगे, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें से इंपॉर्टेंट अगर मेरे से पूछना समझें या कहें कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, तो नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हम अल्फा गेन और बीटा गेन की कैलकुलेशन करते हैं, या छोटे छोटे ट्रांजिस्टर के जो सर्किट होते हैं जहां पे हम सिंपल एक ट्रांजिस्टर के सर्किट में सिंपल आप किरचॉफ लॉ लिख के जो एमिटर करंट या कलेक्टर करंट कैलकुलेट करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन एक लाइन में लिखने वाला, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से पूछे जाते हैं। इसके सिवाय कुछ थ्योरेटिकल फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा, सिलिकॉन में कितना होगा, जर्मेनियम में कितना होगा, इंप्योरिटी किसमें कौन सी ऐड की जाएगी, किसको ऐड करने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, किसको ऐड करने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, नॉर्मली सेमीकंडक्टर का यूज इस ट्रांजिस्टर का यूज कहां पे होता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कब यूज करता है। तो ये जो छोटी छोटी थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये जो भी आपने अभी अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ी हैं, वो एज इट इज आप उसको जो है रिटेन कर सकते हैं या क्वेश्चन करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। सिमिलरली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बाद जो इसमें एक और चीज जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में भी जैसे अगर आप देखो तो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है ऑलमोस्ट, सिर्फ आपको एक कोडिंग डिकोडिंग या जिसको आप मॉडेम कहते हैं उसको, या हाइट ऑफ एंटीना, या सिग्नल का कैसे मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यही चीज जो है बेसिकली देखने लायक है यहां पर। और उसके ऊपर यहां पर भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हाइट ऑफ एंटीना एंड मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन का प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो क्लास 12 के सिलेबस से आते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के चंक से आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का चंक जो है वो इस पूरे कैटेगरी को लेके बनता है। देन जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन जो हाईएस्ट आते हैं वो आते हैं ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स में नॉर्मली जितनी ऑप्टिक्स आपने जे एडवांस के लिए पढ़ी है वो तो है ही नॉर्मली कि आपको मिरर का फार्मूला, लेंस का फार्मूला, सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज या पावर ऑफ लेंसेज या लेंस मेकर फार्मूला, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो हैं यहां पर जेईई मेंस को ध्यान में रखते हुए तो मैं कहूंगा कि मतलब आप जैसे भी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, दो तरीके की ऑप्टिक्स आप पढ़ी है, तो जो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो जो पूछे गए हैं वेव ऑप्टिक्स में से जो ज्यादा होते हैं, तो एक तो नॉर्मली पोलराइजेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पोलराइजेशन में नॉर्मली अगर आप देखो तो मॉलस लॉ के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। तो मॉलस लॉ, ये इंटेंसिटी कितनी पोलराइड के थ्रू पास करके चेंज हो जा रही है, इसी के ऊपर जो है न्यूमेरिकल फ्रेम होता है। एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखता है, I=I0cos²φ, जिससे आप मोस्टली पोलराइड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो इसमें ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी तो नहीं मतलब एक कह सकते हो आप, अलग सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफी बार स्टूडेंट्स जो होते हैं क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन इंटरफेरेंस का है या डिफ्रैक्शन का है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर सिंगल स्लिट है तो वो डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और डिफ्रैक्शन में जो है नॉर्मली जो आपने फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ा है उसी के ऊपर प्रॉब्लम जो होगी वो बेस्ड होगी। तो इसमें से जो वेव ऑप्टिक्स में से चांसेस बनते हैं ज्यादा क्वेश्चन आने के, एक एक क्वेश्चन आने के, या तो पोलराइजेशन में से आ जाएगा, डिफ्रैक्शन में से आ जाएगा, हो सकता है दोनों में से आ जाए, ठीक है। और इंटरफेरेंस तो सारे लोगों को पता ही है कि इंटरफेरेंस में से क्वेश्चन आता है ना, वो तो आप एडवांस के लिए भी इंटरफेरेंस की तैयारी करते ही करते हो। रे ऑप्टिक्स में से जनरल जो आप मिरर, लेंस, प्रिज्म पढ़ रहे हो वो तो है ही है। इसमें जो आपको एक एक्स्ट्रा यहां पर देखना होता है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखना होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में का मतलब है मेरा कहने का कि आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले प्लीज आप इसको जरूर ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, क्वेश्चन नॉर्मल आएगा, बहुत इजी आएगा, बट उस समय आपको बस ऐसा लग रहा होगा कि अगर आपने नहीं देखा कि काश मुझे कोई ये बता दे कि टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन क्या होता है, या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप FO+FE कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अगर आपको ध्यान आ गया कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप FO+FE है तो आपका क्वेश्चन वहीं पर
सॉल्व हो जाएगा, है ना। सिमिलरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कैसे एवेल्युएट होता है, इस चीज के 2-3 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो मैं इसमें लिख देता हूं कि आपको क्या करना है। इसमें आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन और लेंथ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन, और एक रेलिन जीन्स क्राइटेरिया होता है रिजोल्यूशन का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो रेलिन जीन्स क्राइटेरिया का एक फॉर्मूला जरूर और पढ़ लेंगे। रेलिन जीन्स क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज है इस तरीके से। देन जो हम लोग कम ध्यान देते हैं, ईएम वेव्स पे से एक क्वेश्चन गारंटेड ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आप आएगा। ईएम वेव्स में से सिर्फ आप क्या ध्यान रखिए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑफ द ईएम वेव बैंड, कि किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी रेडियो, किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव, कहां से कहां तक विजिबल, कहां इंफ्रारेड, कहां पे अल्ट्रावायलेट। तो पूरा जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, सिर्फ यही ध्यान रखने से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है। और आप इसको पिछले साल के पेपरों में देख लीजिए कि हर बार जब ईएम वेव्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो एनर्जी बैंड के ऊपर ही एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि अरेंज दीज वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अरेंज दीज वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, अरेंज दीज वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब कुछ भी आपसे नाम लेके पूछ लेंगे, बट बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है और e इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को इंटरचेंज करके क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी बैंड पे ईएम वेव्स में से जरूर आप इसको बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए कि एनर्जी बैंड किस ऑर्डर में ये जो है फ्लो करेगा। देन क्लासिकल मैग्नेटिज्म, क्लासिकल मैग्नेटिज्म में क्लासिकल मैग्नेटिज्म जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं क्लासिकल मैग्नेटिज्म, तो मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूं? मैं चैप्टर की बात कर रहा हूं जहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इन मटेरियल्स की बात करते हैं और जिसमें हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन आता है। कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में फिर भी मतलब सबको पता ही है, लेकिन तब भी मैं नाम ले देता हूं। एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम जो है यहां पर पूछा जाएगा। या अगर मटेरियल में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो थ्योरेटिकल पूछा जाएगा या फिर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑर्डर यही है, मैग्नेटिक और लास्ट बट नॉट अ लीस्ट ओवर हियर कैन बी हिस्टैरिसिस। तो ये क्लासिकल मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो ऑब्वियसली जो मतलब ये तो टॉपिक से आप मान के चलिए कि आपके काफी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके अलावा जब आप रिवीजन है तो एक क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आएगा ही आएगा। वो सारा सबको क्लियर ही होता है क्योंकि आपने भी बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़ा हुआ है। देन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन आएगा। इसमें आपसे सर्किट में सॉल्व भी करा सकते हैं कोई छोटा मोटा, या फिर आपसे कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर इनटू एम मीटर, या कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर, या कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी में से, ठीक है। देन नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन एक ईएमआई से बन सकता है, ईएमआई एंड एसी से बन सकता है। इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम होने का चांस नहीं है। और कैपेसिटर से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ट्रांजिएंट सर्किट्स बेसिकली कम पूछे जाते हैं मेंस में, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से तो नॉर्मली जो शेल के पोटेंशियल या स्फीयर के पोटेंशियल या फील्ड की कैलकुलेशन करने का नॉर्मल प्रोसेस हो सकता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो ध्यान रखें छोटा सा सर्किट पूछा जा सकता है, या कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्ट मीटर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। EMI से अगर आएगा तो छोटा सा कोई क्वेश्चन आएगा नॉर्मली फैराडे लॉ को यूज करके, और AC में कोई भी एक नॉर्मल सी चीज आपसे पूछी जा सकती है अगर पूछी जाएगी। कैपेसिटर, ये कोई चांसेस इसमें से थोड़े से कम होते हैं, इधर तक ज्यादा होते हैं। तो सिक्स नंबर जहां तक लिखा हुआ है यहाँ तक चांसेस जो होते हैं क्वेश्चंस के आने के मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 30 क्वेश्चंस आपके आने हैं तो 30 में से आप मान के चलो कि कुछ 17-18 क्वेश्चन क्लास 12 से आएंगे और कुछ 12 क्वेश्चन जो हैं क्लास 11 से आएंगे। अप्रोक्सीमेटली रेशो यही है, आप मान लीजिए 16-17 क्वेश्चन क्लास 12 से आ जाएंगे, 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन क्लास 11 से आ जाएंगे। इतना वैसे नहीं होता है, नॉर्मली 12th का पोर्शन हायर होता है और 11th का पोर्शन थोड़ा सा लोअर से एंड पर होता है। और 12th के पोर्शन में भी जो सबसे ज्यादा जो चंक लेके चला जाएगा क्वेश्चंस का, वो मॉडर्न फिजिक्स वाले ये पूरे टॉपिक होंगे, जो एटम, न्यूक्लियस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरेज। न्यूक्लियस में मेरा मतलब रेडियो एक्टिविटी को पूरा इंक्लूड करने का है। देन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्टिक्स, यहीं तक EM का एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्लासिकल का एक क्वेश्चन मतलब आ सकता है, बट EM का तो आता ही आता है। तो यहीं तक आपके 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं और बाकी 6-7 क्वेश्चन में ये सारे जो है टॉपिक्स बचते हैं, जो ट्रेंड हम लोग बेसिकली देख रहे हैं लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से। गारंटी तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती नहीं है, बट हाँ मोर और लेस हम ये कह सकते हैं कि ऐसा 10 साल हुआ है तो 11वें साल भी अप्रोक्सीमेटली यही होना चाहिए। ठीक है, 11th में से ये आपका शेड्यूल है। तो लास्ट टू कंक्लूड दिस स्मॉल टॉक आई विल से कि बी फोकस्ड, आई थिंक यू नो ऑल द थिंग्स। अभी आपने 12th का एग्जाम दिया है, आपके सारे टॉपिक्स फ्रेश हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात यह है फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए कि फिजिक्स में 12th के टॉपिक्स काफी ज्यादा आते हैं, और वो टॉपिक्स आते हैं जो CBSE फोकस ज्यादा हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि CBSE एग्जाम अभी दे के आ रहे हैं, CBSE फोकस टॉपिक्स की ही कंटिन्यूसली बात हो रही है कि सेमीकंडक्टर पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम पूछा जाएगा, EM वेव्स पूछे जाएंगे, क्लासिकल मैग्नेटिज्म पूछा जाएगा। तो ये हमारे सबके लिए एक अपर हैंड है, एक एज है, जिससे कि हम लोग एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। और प्लीज अपने दिमाग से ये चीज बिल्कुल हटा दीजिए कि आपको कोई चीज नहीं आती है या कम आती है। आपको जितना आता है उससे ही आप बहुत आराम से 200-220 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। अपना जो फेथ है वो पेपर के अंदर रखिए, अपने अंदर रखिए, और बिना परेशान हुए, नर्व्स को सेंसिटिव हुए या क्यूरियस हुए आराम से पेपर को देने जाइए। अगर कोई 1-2 क्वेश्चन पेपर में ना हो, कंटिन्यूअस 1-2 क्वेश्चन भी पेपर में ना हो, तो उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर वो आपसे नहीं हो रहे हैं तो देश में बहुत सारे बच्चों से वो क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सेशन को कंक्लूड करता हूं, एंड आई विश ऑल द बेस्ट for you for your JEE mains exam from the entire Vidyamandir family, and we'll meet soon for some more tricks and tips and some sessions for JEE Advanced. Thank you so much.